नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं। प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि देशवासी राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। संसद ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से संबंधित एक विशेष प्रावधान के साथ फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर यथावत रखी। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मच्छर जनित फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत जापान से खेलेगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। भारतीय संस्कारों से ओत प्रोत मणिपुर, भाव भक्ति की समृद्ध विरासत वाला मणिपुर, स्वतंत्रता संग्राम और आजाद हिंद फौज, अनगिनत बलिदान देने वाला मणिपुर, कांग्रेस के शासन में ऐसा महान हमारा भूभाग अलगाव की आग में बलि चढ़ गया था। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था, लेकिन कांग्रेस को कश्मीर के लोगों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हुर्रियत, अलगाववादियों और पाकिस्तान का झंडा लेकर चलने वालों पर भरोसा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस ने भारतीय सेना पर भरोसा नहीं जताया। श्री मोदी ने दावा किया कि विपक्ष को लोगों के कल्याण के उद्देश्य लाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। कई ऐसे बिल जो गांव के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, उनके कल्याण की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविष्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें इन्हें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देश से ज्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथमिकता दल है। मैं समझता हूं आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख यही आपके दिमाग पे सवार है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास न नीति है, न इच्छा, न दृष्टि और न ही वैश्विक आर्थिक व्यवस्था तथा भारत के अर्थ जगत की समझ है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है और वो अहंकार के कारण वास्तविकता नहीं देख पा रही है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 1991 में देश दिवालिया होने के कगार पर था। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत ने दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में जगह बनाई और ये सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन से संभव हुआ। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कच्चातीवू का भी जिक्र किया। कच्चातीवू है क्या? किसने किया?
तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था, कब दिया था, कहाँ गई थी, क्या ये भारत माता नहीं थी वहाँ, क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था, और इसको भी आपने तोड़ा। तो कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास माँ भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए और भाजपा 2024 में शानदार जीत के साथ फिर सत्ता में आएंगे। उन्होंने कहा कि 2028 में जब विपक्ष दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। श्री मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मुद्दे पर लोकसभा में भी एक बार स्थगन हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राज्यसभा ने फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 आज पारित कर दिया। ये विधेयक फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन करेगा। इसमें जम्मू कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत या योग्य लोगों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। विधेयक के अनुसार राज्य फार्मेसी अधिनियम के अंतर्गत फार्मासिस्ट या अधिनियम में निर्धारित योग्यता रखने वाले लोगों को संशोधित विधेयक में भी औषध निर्माता रजिस्टर में दर्ज माना जाएगा। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये विधेयक जम्मू कश्मीर के युवाओं के कल्याण के लिए लाया गया है। राज्यसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश किया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना है। सरकार ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय में 3, उच्च न्यायालयों में 106 और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में 7,199 महिला न्यायाधीश कार्यरत हैं। ये जानकारी विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों के लिए एक विशेष प्रतिशत तय करने में सरकार की सीमित भूमिका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों सेवा नियुक्ति शर्तें और पद की अवधि विधेयक 2023 आज राज्यसभा में पेश किया गया। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। विधेयक में प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संशोधित लक्ष्य 5.4% रखा है। श्री दास ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जो लोग लोन लेते हैं, खास करके जो होम लोन लेते हैं, जो पर्सनल लोन लेते हैं, जो व्हीकल लोन लेते हैं, ऑटो लोन लेते हैं, ये सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आएगा। एक अच्छा एनवायरनमेंट आगे जो फेस्टिव डिमांड है उसको देखते हुए जो भी त्योहारों का चलन आने वाला है तो उसमें एक अच्छी संभावना है कि कंजम्पशन को एनहेंसमेंट मिलेगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं जो उनके भी स्टेबलाइज होने की संभावना है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम इकोनॉमी में बना है और ग्रोथ को और सुदृढ़ करने के लिए आरबीआई का एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होगा और इकोनॉमी के लिए एक अच्छी जो प्रॉमिसिंग आगे आने वाले टाइम में ऐसा वातावरण बनेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में मच्छर जनित फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक औषध अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये अभियान 9 राज्यों के 81 जिलों में चलाया जाएगा। इनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। श्री मांडविया ने कहा कि देश मिशन मोड में वैश्विक लक्ष्य से 3 वर्ष पहले 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास केवल दवा लेने तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों को खत्म करने भी मदद करनी चाहिए। श्री मांडविया ने सभी के लिए एक स्वस्थ राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने डेंगू बुखार और चिकनगुनिया के नैदानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने को तैयार है। इसका बाजार वर्ष 2050 तक $50 अरब तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के प्रभावी रूप से लागू होने के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद कल राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि यात्रा शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे। स्मारक का निर्माण करीब 11.5 एकड़ क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा। चेन्नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में कल ही मलेशिया और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और चीन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दोनों कल 5वें और 6ठे स्थान के लिए खेलेंगे। फाइनल मैच शनिवार को होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा जारी रहेगी। अगले 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी तेज बारिश की संभावना है। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। अगले 1 सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का अनुमान है। आज विश्व जैव ईंधन दिवस है। इसे परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है और इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करने की वैश्विक चिंताओं का समाधान होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए आश्वासन दिया कि देशवासी राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। संसद ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से संबंधित एक विशेष प्रावधान के साथ फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर यथावत रखी। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।